नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री से चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है रूलिंग द कंट्री साइड अर्थात ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। यहाँ कंट्री साइड का मतलब ग्रामीण इलाकों से है। दोस्तों इस वीडियो में आप देख रहे हैं मुगल बादशाह कलायू को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कंपनी दीवान बन बैठती है बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। दोस्तों इस बात की पूरी संभावना है कि ये जो घटना हुई थी ये चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों और कुछ हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुई होगी, मगर इसको एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। इसका कारण ये था कि रॉबर्ट क्लाइव को जो चित्रकार जिसने चित्र बनाया है उसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की घटनाओं को यादगार बनाने के तौर पर उसको कहा गया था। दोस्तों बंगाल की दीवानी हाथ आ जाने से अंग्रेजों के लिए वाकई में ये एक बहुत बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले जो भूभाग थे उसकी चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन चुकी थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। समय के साथ कंपनी को अब ये समझ में आने लगा था कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। इसकी वजह यह थी कि उसे उन लोगों को भी शांत करना था जो गांव देहात में पहले से ही शासन चला रहे थे और जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। ऐसे लोग जो स्थानीय सत्ता में रह चुके थे और उन्हें नियंत्रित करना जरूरी था। उन्हें समाप्त तो नहीं किया जा सकता था, मगर उनको कंपनी के द्वारा नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक था। ये सब कैसे हुआ? कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को किस तरह से कॉलोनाइज किया, रेवेन्यू रिसोर्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया और लोगों के अधिकारों को किस तरह से डिसाइड किया और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे करवाई, इन सब के बारे में हम इसी चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों कंपनी दीवान तो बन गई, मगर अभी भी खुद को एक प्राइमरी तौर पर एक ट्रेडर ही समझती थी, एक व्यापारिक कंपनी अपने आप को समझती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, मगर उसे उसका असेसमेंट करने में और वसूली करने के लिए जो नियमित व्यवस्था थी उसको बनाने में ही अभी भी हिचकिचा रही थी। दोस्तों कंपनी की कोशिश यही थी कि वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करे और कम से कम कीमत पर कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल यहाँ के जो किसान थे, यहाँ के लोग थे, उनसे खरीदें। 1765 से पहले दोस्तों यहाँ बिफोर 1865 है, ये मिसप्रिंट हो चुका है, यहाँ पर 1765 होना चाहिए। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर को इंपोर्ट करती थी और इन चीजों के बदले यहाँ से सामान को खरीदती थी। मगर बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल से इकट्ठा होने वाले पैसे से ही अब ये इंपोर्ट के लिए चीजें खरीद सकते थे और खरीदी जा सकती थी।
दोस्तों जल्दी ही ये जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसती जा रही है। जो आर्टिसंस थे वो गांव छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें जबरन कंपनी को बेचनी पड़ती थी। पीजेंट्स यानी कि जो किसान थे वो अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। आर्टिसंस का प्रोडक्शन गिर रहा था। खेती बाड़ी सब चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। दोस्तों 1770 में एक बहुत ही टेरिबल फेमाइन यानी कि एक अकाल पड़ा। इस अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। लगभग 1/3 आबादी बंगाल की समाप्त हो गई थी इस अकाल से। दोस्तों अब जरूरत थी कि खेती में सुधार करने की, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अगर इकोनॉमी डावाडोल हो रही थी, संकट में थी, तो क्या कंपनी की ऑफिसर्स जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में सर्टेन हो सकते थे, आश्वस्त हो सकते थे? नहीं। अब कंपनी के ऑफिशियल्स यानी कि ऑफिसरों को ये लगने लगा था कि कंपनी में जमीन में इन्वेस्टमेंट करना और खेती में सुधार लाना बहुत जरूरी है। ये सब उन्होंने कैसे किया? बहुत समय यानी कि लगभग 2 दशक तक इस पर डिबेट हुई, बहस चली और आखिरकार 1793 में कंपनी के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस परमानेंट सेटलमेंट की शर्तें क्या थी? इसके हिसाब से जो राजा और तालुकदार होते थे, तालुकदार मुगल पीरियड से ही उन्हें कहा गया, जो जिनके पास जमीनें होती थी और जिनको रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन का अधिकार दिया था, उन्हें तालुकदार कहा गया था मुगल पीरियड से ही। तो जो राजा और तालुकदार होते थे उनको एज ए जमींदार रिकॉग्नाइज किया गया, उनको जमींदार की मान्यता दे दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली जो राशि होती थी, जो कलेक्शन होता था, उसको परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था। इसका मतलब ये था कि फ्यूचर में कभी भी नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन के सुधार के लिए खर्च करने को प्रोत्साहन मिलेगा और फ्यूचर में कभी भी रेवेन्यू को जो है बढ़ाया नहीं जाएगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से अगर रेवेन्यू की मांग बढ़ेगी नहीं तो जो जमींदार है वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मोटिवेट होंगे और इस तरह से एग्रीकल्चर में सुधार होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। मगर दोस्तों इससे समस्या क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जो जमींदार थे वो जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो रेवेन्यू डिसाइड किया था वो इतना ज़्यादा था कि उनको चुकाने में जमींदारों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जो जमींदार रेवेन्यू को चुकाने में विफल हो जाता थे या रेवेन्यू चुका नहीं पाते थे तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम भी कर चुकी थी। दोस्तों 19वीं सेंचुरी के पहले दशक तक हालात बहुत बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए रेवेन्यू फिक्स कर चुकी थी। अब ये रेवेन्यू में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो जो बंदोबस्त थे, जो सेटलमेंट के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन कमा चुके थे, जो बचे रह गए उन्हें भी बिना परेशानी और
निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दोस्तों, दूसरी तरफ गांव में किसानों को ये जो सिस्टम है वो बहुत डिप्रेसिव लगा, बहुत ऑप्रेसिव लगा, बहुत दमनकारी दिखाई दिया। किसान जो लगान चुकाना चाहता था वो बहुत ज्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार भी सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर पीजेंट्स को, जो मनी लेंडर्स होते थे, महाजन होते थे, साहूकार होते थे, उनसे कर्जा लेना पड़ता था। अगर वो लगान नहीं चुका पाते थे तो उनकी जो पुश्तैनी जमीन है उनसे उन्हें बेदखल कर दिया जाता था। तो दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा ग्रामीण इलाकों में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, मगर उसमें क्या समस्या थी ये आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानें। आगे हम देखेंगे कि एक नया सिस्टम जो है डिवाइज किया गया था। तो आज के लिए बस इतना सा ही। नेक्स्ट हम इसे आगे सेकेंड पार्ट की वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।